इनइक्वालिटी, ये बराबरी और समानता से ज्यादा बड़ा सच है। यह सच हथियार की तरह प्रयोग भी किया गया है। आज जियोपॉलिटिक्स में जो आप इवेंट्स देख रहे हैं, तो क्योंकि आप आज के जो अपडेट्स हैं उसको समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, बट दीज आर नॉट आइसोलेटेड इवेंट्स। इसके पीछे एक डीपर कनेक्शन है। तो इंडिया को क्यों काउंटर कर रहे हैं? तो क्या इसमें भी एक ट्रेंड है जो इससे पहले जापान या यूएसआर के एग्जाम्पल से कनेक्ट करता है? इन सारी स्टोरीज को हमें समझना है। सबसे पहले सुप्रीमेसी, इसके रूट पर जाएं तो सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि भाई अगर आप दुनिया को भी ये कन्विंस करा दो कि यस यू आर बेटर देन देम इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल मॉडल आपका बेस्ट है जी, डेमोक्रेसी, थियरीज बनाई गई ऐसी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी थियरी। लेकिन एक बात पक्की है कि देखो, आइडियाज जो हैं वो आपके वर्चस्व को बनाने में काम आते हैं, लेकिन उन आइडिया से केवल काम नहीं चलेगा, आपको हथियार और पैसा दोनों चीजें चाहिए। तो सुप्रीमेसी में हमेशा ये इकोनॉमिक एंगल प्रोमिनेंट होता है। और आज जो आप देख रहे हैं, तो मैं कुछ आर्टिकल्स इससे पहले पढ़ रहा था, उन आर्टिकल्स में कहा गया कि व्हाट यूएसए इज डूइंग इज टिपिकल क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसी। वो एक्चुअली रिलीजियस आइडियोलॉजिकल कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करी जा रही है, लेकिन वो सब बातें अधूरी हैं अगर आप इसमें आर्थिक फायदा क्या यूएसए को हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली भाई इकोनॉमिक वेलबींग से ही देश चलता है। अगर किसी देश की सरकार अपने ही लोगों को नौकरियां देने में विफल हो जाए, डिक्लाइन होने लग जाए, उस देश पर डेट बढ़ने लग जाए, तो कब तक चल पाएगा वो देश? विघटन होने लगता है, टूटने लगता है। यूएसआर उसका जीता जागता उदाहरण है। तो यानी कि कुछ रेड यू कैन से कुछ बेल्स हैं जो ऑलरेडी यूएस समझ रहा है और उसके बिहाफ पर वो उस सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस सुप्रीमेसी पर एक समय पर एक्चुअली मेजर कंट्रोल यूरोप का होता था। यूरोप ने कॉलोनीज से बनाया था यूएसए को, यूएसए तो बाद में बना, लेकिन अब सुप्रीमेसी की जो बागडोर है यूएसए के हाथ में हो गई थी जब से वो डिक्लाइन आया था दिस कॉलोनाइजेशन का, स्पेशली वर्ल्ड वॉर II के बाद से। तो जो फॉर्मर कॉलोनियल एम्पायर्स होते थे, जो कहते थे हम ही तो ग्रेट पावर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स का मतलब है हमारे बीच की पॉलिटिक्स, यूएसए में, और यूएसए को तो मतलब आइसोलेटेड, वो तो कॉलोनीज हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के रिलेशन आपस में तय करेंगे कि भारत में क्या होगा, क्योंकि उनकी भाई कॉलोनीज होती थी। फ्रांस की कॉलोनी जैसे पुडुचेरी है ना। नाउ पॉइंट इज, पॉलिटिकल मॉडल भी अपना सिद्ध कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी, ऐसे सोशल मॉडल्स, वैल्यूज भी अपना सिद्ध कर रहे हैं। और आज इन सभी पर चैलेंज होने लग रहा है कि भाई तुम्हारा मॉडल बेस्ट नहीं है, तो बेस्ट नहीं है तो भाई तुम्हें हर तरह से नुकसान होगा, तो इसको बचाकर चलना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि ये जो सुप्रीमेसी है और असमानता है, ये ज्यादा बड़ी हकीकत है मानव इतिहास की। बराबरी, समानता, ये भी हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये वास्तविकता से ज्यादा दूर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1493 की बात करते हैं, जब यहां पर पोप अलेक्जेंडर 6 ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, मतलब जितने भी नए लैंड डिस्कवर होंगे, तो एक्चुअली ईश्वर भी ऐसा ही चाहता है कि वहां पर आप क्रिश्चियनिटी को प्रोग्रेस कराओ। वहां पर जो वहां के एब्रोजिनल लोग हैं ना, ट्राइबल लोग हैं जो वहां पर पहले से रहते हैं, उनको हटाओ, उनको क्रिश्चियन बनाओ, और इस दौरान जो भी आप काम कर रहे हो, यू आर एक्चुअली सर्विंग द पर्पस ऑफ गॉड। तो ये डिस्कवरी के चक्कर में जो क्लेम बनाए गए, उसके बाद क्या था? एक्सपेंशन, कॉलोनियलिज्म। अफ्रीका में स्लेव्स बनाए जा रहे हैं, स्लेव्स बनाकर बेचा जा रहा है। तभी मैं कहता हूं कि इस दुनिया में हर वो चीज की जा सकती है जो जस्टिफाई की जा सकती है। हर एक एक्शन जिसके पीछे एक साउंड थियरी है ना, समझ लीजिए वो एक्शन लॉन्ग टर्म चलेगा। कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे थियरी साउंड है, थियरी का मतलब है कि लॉजिकली कनेक्टेड है, कोई भी अगर उसके साथ अटैच हो तो वो उसको सच मानने लग जाए, और फिर उसकी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज बता दी जाए, एक्शंस बता दिए जाए, तो एक्शंस जो हैं लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट लेकर आएंगे। और ऐसी ये थियरीज हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सपेंशन, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन यूएसए का फिर होने लगा। और जो आपके न्यूजीलैंड देख लीजिए एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, कितनी जगह पर इंडिजिनस पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, एनस्लेव कर दिया लोगों को, मैक्सिको की टेरिटरी एक्वायर कर ली। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यूएसए का, वहां पर आर्टिकल 4 में बोला हुआ था कि जो फ्यूजिटिव स्लेव क्लॉज है, मतलब भाई अगर स्लेवरी चल रही थी तो अगर आपका स्लेव भाग जाता है तो एक्चुअली स्टेट की जिम्मेदारी उसको पकड़ो और वापस दो।
इनका जो सिटीजनशिप का जो लॉ था, मैं 1790 की बात कर रहा हूँ, उसमें दे वर नॉट एक्चुअली अलाउइंग सिटीजनशिप फॉर एवरीवन। मतलब वही मेडिवल मेंटेलिटी चल रही थी कि एक तरीके से जो फ्री मैन होंगे उन्हीं को मिलेगा, यानी कि स्लेव्स को नहीं मिलेगा, अफ्रीकन को नहीं मिलेगा, नेटिव अमेरिकन को नहीं मिलेगा, नॉन वाइट को भी नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे लेकिन सर यूएस तो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाया। देखिए कोई भी पॉलिसी चेंज ना उस समय की जरूरत से निर्धारित होता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्दर पुश हुआ तो उसके बाद इनको लगा कि यार हमें तो लेबर की भी जरूरत है। हम तो खुद यूरोप के डिफरेंट एरिया से एक्चुअली कॉलोनीज से आए इमिग्रेंट पॉपुलेशन ही तो है जो अब यहाँ के यूएस के नेटिव बन गया, जो यहाँ के यूएस के नेटिव्स थे उनको खत्म कर दिया है। तो फिर अपनी आर्थिक जरूरत की वजह से इन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज की थी। ये देखिए ये व्हाइट सुप्रीमेसी का एग्जाम्पल है, अमेरिकन सिविल वॉर, जब नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स वर फाइटिंग 1861 से 1865। हुआ क्या था, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, अब इसका लिंक देखिएगा आज के टाइम से भी, आज की पॉलिटिक्स से भी, आपको लगेगा कि यार जो ट्रम्प कर रहे हैं कुछ ऐसा नहीं कि पहली बार यूएस में हो रहा है जैसे कि मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है, ये पहले भी हुआ है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने जो, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो स्मॉल एग्रीकल्चर बेस और ट्रांजिशन टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज की तरफ भी वो जाने लग गए थे। लेकिन सदर्न स्टेट्स की बात करें, बिग प्लांटेशंस, और बिग प्लांटेशंस को आपको चाहिए लेबर, और बेस्ट वे टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट लेबर इज स्लेवरी। तो यानी कि जो सदर्न स्टेट्स में यूएस की स्लेवरी प्रचलित थी उसका एक आर्थिक कारण था, इकोनॉमिक रीजन था। स्लेव से आपको जितना काम कराने कराओ, खरीद बेच सकते हो स्लेव को, लेकिन अगर आप वेजेस पर किसी को बाहर से रखोगे, फ्री मैन को रखोगे, जैसे कि नदर्न स्टेट्स में चलने लग गया था, तो एक्चुअली वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब लेकिन वहां तो इंडस्ट्रीज आ गई थी। अब फार्म से जितना पैसा आप 6 महीने में कमाओगे वो फैक्ट्री 1 महीने में कमा रही थी। तो यानी कि इनोवेशन वाज एक्चुअली चेंजिंग द सोसाइटी, चेंजिंग द लॉ एज वेल। उसके बाद जैसे ये चेंज आने लग गए, यानी कि लीगली तो अब जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट हुई, इक्वालिटी की बात होने लगी, फिर ऐसे कुछ फर्दर यू कैन से फार राइट विंग क्लैंस भी बन गए। जैसे आपने सुना होगा ये के एक्चुअली ये भी 3 वेव में यूएसए में आया। जैसे पहली वेव में इन्होंने ब्लैक्स पर अटैक किया, फिर उसके बाद एक्सपेंड करके इन्होंने ज्यूज पर भी अटैक किया, इमिग्रेंट्स पर भी अटैक किया। खैर उसके बाद ये 1950-60s में आए, 64 में जब ये सिविल राइट्स मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, लॉज चेंज होने लगे, तो फिर ये सबसाइड हो गए। लेकिन सबसाइड होने का मतलब ये नहीं कि आइडिया खत्म हो गया। जब भी जो वाइट सुप्रीमेसी है उस पर ज़्यादा चैलेंज आएगा, जब भी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है या अदर नेशंस हैं जिनको वो डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड के नाम पर नीचा मानते हैं, अगर वो बराबर बढ़ने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वही मेंटालिटी दोबारा से आएगी। ये भी कहा जाता है। तो यानी कि जो सेग्रीगेशन है वो वैसा का वैसा कहीं ना कहीं बना रहा। जैसे कि इसकी सर्ज हमने फिर देखी। देखिए राजनीति में जो बदलाव होता है ना उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंगल भी होता है, और जो पहले के आइडियाज़ लोगों के दिमाग में एम्बेडेड है उसका दोबारा से रिवाइवल भी होता है। जैसे यहाँ पर 1992 की कैंपेन को अगर हम याद करें, पैट ब्यूकनन की जो कैंपेन, रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, तो उनके कैंपेन में कई वो लोग थे जो क्लैन से संबंध रखते थे, जो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते थे, जो अगेंस्ट ब्लैक, अगेंस्ट इमिग्रेंट्स अटैक की बात करते थे। लेकिन फिर भी चलने दिया गया, कारण कुछ ना कुछ वेव ऐसी थी। और वेव ऐसी क्यों? देखिए जब भी इकोनॉमिक टर्मोइल होगा तो जनता कहीं ना कहीं, जैसे गल्फ वॉर, इकोनॉमिक टर्मोइल, तो वहां पर जनता चाहती है हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, बाहर के देशों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए जो हमारे नेशनलिज्म की बात करे। और इसी से फिर शुरू होता है ये आइडियाज़, अमेरिका फर्स्ट, न्यू नेशनलिज्म। तो अमेरिका फर्स्ट और न्यू नेशनलिज्म पहले भी ये यूएस की पॉलिटिक्स के लिंगोज रहे हैं, मतलब लैंग्वेज में रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक पॉपुलिज्म, अब ये इकोनॉमिक पॉपुलिज्म ही तो है जो ट्रंप अभी कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय की नब्ज को पहचाना, और यही एक सफल पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल होता है। तो ट्रंप अब उसी पर बिल्ड कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा क्या समय चेंज हो गया है, अब मैं केवल व्हाइट सुप्रीमेसी की बात नहीं कर सकता। तो अभी अमेरिकन वर्सेस नॉन अमेरिकन की बात करते हैं। नॉन अमेरिकन मतलब वो कहते हैं ये जो बाहर से हैं, इमिग्रेंट्स हैं, और जो अमेरिकन की बात कहते हैं फिर उसमें वो कहते हैं नहीं, अमेरिकन मतलब क्या, इसमें व्हाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, इसमें लैटिनो पॉपुलेशन भी है, वो सभी हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं। क्योंकि भाई अब समय बदल गया है ना, समय के हिसाब से तो फिर आप राजनीति करते हो। अब जो वेंस का मैंने आपको कमेंट बताया, ये तो कह रहे हैं कि इनका कहना है कि यूएस की जो कंपनीज है ना उनको एडिक्शन लग गया था चीप लेबर का। चाइना में जगह जगह पर चीप लेबर मिल रही है, आप डिज़ाइन पर फोकस कर रहे हो। अब जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग आप करा रहे हो चाइना में। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ इनकी स्पीच का कंटेक्स्ट क्या था, कहना क्या चाहते थे। इनका कहना है पहले हम यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फिर इनको लगा कि अरे मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में हो जाएगी, चाइना में करा लो।
और ये क्या है, ये कौन सा डिज़ाइन थोड़ा ना कर पाएंगे, अरे चिप डिज़ाइन तो हम करेंगे, सोफेस्टिकेटेड जो यू कैन से आइडियाज़ है उस पर तो हम ही काम कर पाएंगे, इनसे तो केवल मैन्युफैक्चरिंग करा पाएंगे। लेकिन जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कराते हो उसको आप अपने इंजीनियर्स भी देते हो, भाई क्वालिटी कंट्रोल भी तो करना है, प्लस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी की तरफ पर मैन्युफैक्चर करना है। तो चाइना ने इस बात को पिकअप किया, कहा कि ठीक है भाई, इनके प्रोडक्ट्स को बनाते बनाते हम सीख गए हैं बनाना। तो आपने सुना होगा कि पहले चाइना पर आरोप लगता था कि चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आज चाइना डोमिनेट कर पा रहा है। इसी बात को वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे हुआ क्या, जिसको हमने सोचा था कि यार ये इस वैल्यू लैडर में ऊपर नहीं आ पाएंगे, हम वैल्यू लैडर में और ज्यादा आगे 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 जाते रहेंगे। तो एक तरीके से इनकी जो वेस्टर्न माइंडसेट था सुप्रीमेसी का, उनका ये मानना था कि अगर हम टेक्नोलॉजी के इस स्तर पर हैं तो हम 10x कर जाएंगे और ये 2x करेंगे, 3x कर लेंगे, तो हमसे तो बहुत पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहां पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी R&D पर भी वो ज्यादा खर्च करने लग गया। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बोथ एंड से स्क्वीज हो गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपने शिफ्ट करा दी और डिजाइन में वो आपको कंपीट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, AI में डीप सीक, जैसे ही डीप सीक आया तो एनवीडिया के शेयर्स नीचे गिर गए, कितने मतलब यूएस की शेयर मार्केट हिल गई। तो इससे पता लग गया कि जो चीज तुम बिलियन से बना रहे हो भाई साहब, वो $1 मिलियन में बना रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं वी आर स्क्वीज्ड ऑन बोथ एंड्स, तो अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सबसे पहले तो इन कंपनीज को अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपने सोचा यार यू आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, तो आपने शायद इनोवेशन की पेस को भी कम कर दिया, और हमारी गवर्नमेंट भी ज्यादा कॉशियस हो गई, बिजनेस पे कंट्रोल करने लग गई। और आपने देखा होगा JD Vance एंड ट्रम्प, दे वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज प्रो बिजनेस, लाइक इससे पहले कोई हुआ ही नहीं था ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, और वो कर भी रहे हैं। जैसे कि आपने AI की जो समिट अभी देखी कुछ टाइम पहले पेरिस में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी वर आल्सो देयर को-चेयरिंग दैट समिट विद इमैनुअल मैक्रोन। तो वहां पर ये क्या कह रहे थे, कह रहे थे मैं तो इसके खिलाफ हूं जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन नहीं, हम तो रेगुलेशन के खिलाफ हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका मानना है कि भाई इसमें अगर हम भी रेगुलेशन की बात करेंगे तो यूएस की कंपनीज जो हैं वो उसी लेवल तक इनोवेट कर पाएगी जिस तक ये बाकी देश कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो भाई बिल्ड 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 करना है, तो हम तो इस पे साइन ही नहीं करेंगे AI के रेगुलेशन पे। बाकी कंपनीज कह रही हैं कि, बाकी जो कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि यार हमारी कंपनीज कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और किस किस तरीके से हो सकता है। तो गवर्नमेंट की नजर तो रहनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट से बचाना है, बट यूएस को चाहिए सुप्रीमेसी। उसने कहा नहीं, हम नहीं कंट्रोल करेंगे, हम तो ऐसे मॉडल्स पर इन्वेस्ट कराएंगे और जो वहां पर आप दूसरे देशों में नहीं करा सकते ड्यू टू रेगुलेशंस। फिर उन्होंने एग्जांपल देखिए क्या दिया, कह रहे देखो पहले ना ATM से लोग डरते थे कि ATM आएगा तो जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं ना, जो कैश काउंटर पे होते हैं, उनकी तो नौकरी चली जाएगी। तो JD Vance कह रहे हैं कि देखो नौकरी गई क्या, बल्कि जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं अब वो बेटर कस्टमर सर्विस पे अब अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो वाला काम कम हो गया, दूसरे वाला काम बढ़ गया, बैंक थोड़ा ना बंद हो गए। तो आप कहेंगे यार बात तो लॉजिकल कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आर्गुमेंटेशन की टेक्निक होती है ये, आप किसी एग्जाम्पल को देकर मतलब किसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए। भाई साहब ATM मशीन में जो आपने फिक्स कर दिया कि ऐसे काम करेगी, ऐसे ही काम करेगी। AI का ऐसा है क्या भाई? AI में आप जनरेटिव मॉडल्स पे काम कर रहे हो, आप इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो, यहां पर फिक्स वे में काम होगा। लेकिन भाई वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, कहकर चले गए, दुनिया ने भी वाह वाह कर ली, आर्टिकल में लिख दिया कि देखो देखो सही कह रहे हैं। खैर ये देखिए इनकी चैट एक्चुअली रिलीज हो गई है सिग्नल वाले एक ग्रुप से। तो इस चैट में क्या पता लग रहा है, यहाँ पर जो व्हाइट हाउस के टॉप ऑफिशियल्स भी हैं और इनकी बातचीत चल रही है इस एरिया को लेकर। ये यमन का ये वाला एरिया आप सबको पता है, हूथी रेबल्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी समय से इस एरिया को यहाँ पर वो अटैक कर रहे हैं, मतलब उनका कंट्रोल है इस पूरे एरिया पर। तो जो सना है वो कैपिटल इनके कंट्रोल में है। अब सोचिए रेड सी, स्वेज कनाल, अब स्वेज कनाल से इतना बड़ा व्यापार होकर जाता है जो इंडिया के लिए भी जरूरी है, यूरोप के लिए भी जरूरी है, यूएसए के लिए भी काफी हद तक जरूरी है। तो अब यूएस में जो इनका DOD है, DOD से इन्हें कुछ इनपुट मिले कि सर हम यहाँ पर अटैक्स कर सकते हैं और अटैक्स करके हम हूथीज को यहाँ पर कमजोर कर सकते हैं। और हूथीज को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। और हमारा जो पार्टनर है सऊदी को नुकसान पहुंचाते हैं हूथीज, तो सऊदी के साथ हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी, जो सऊदी थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो यूएस का क्या बयान आता है? तो JD Vance कहते हैं नहीं, अरे यार हमारा जो व्यापार है उसमें से 4% के आसपास हो रहा है उस एरिया से,
जबकि मेजर जो व्यापार है, मेजर जो ट्रेड है, वो तो यूरोप का हो रहा है। तो अगर यूरोप पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है बराबर फुटिंग पर, तो हम क्यों लें? तो अब हम यूरोप को बेल आउट नहीं करेंगे। अब यूएस उनके बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा। तो हम बेल आउट करना बंद कर रहे हैं, ये इनकी बातचीत हो रही है। कह रहे हैं हमारा तो 3-4% होता है, 40% ट्रेड तो यूरोप का होता है। तो यानी कि जो हम वेस्टर्न सुप्रीमेसी की बात करते थे, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते थे, तो हमेशा से हमारे दिमाग में आता था कि यार यूरोप और यूएसए वो एक साथ खड़े हैं और एक साथ वो व्हाइट सुप्रीमेसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही पॉलिटिकल मॉडल डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करना, इकोनॉमिक मॉडल कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, वेस्टर्न वैल्यूज को प्रमोट करना। लेकिन ये जो अभी ट्रेंड दिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि यूएसए इज लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो कह रहा है कि भाई हम ही बचाएंगे, ये यूरोप नहीं बचा पाएगा। यूरोप को के पास अपने आप को बचाने की कैपेबिलिटी कम लग रही है। खैर, अब अमेरिका का ये लास्ट अटेम्प्ट है क्या? जरा एक एंगल ये भी देखते हैं कि इससे पहले जिसने भी यूएस को थ्रेट किया है, तो यूएस ने उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। हिरोशिमा नागासाकी, यानी कि जापान जब स्ट्रांग हो रहा था, यूएस ने एक तरीके से डिसमेंटल करा, काफी हद तक कंट्रोल करा, फिर कुछ हद तक लेवरेज भी दी कि आपकी इकोनॉमी को रिडेवलप करेंगे, लेकिन अपने ही पंजे के अंदर रखा जापान को। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। बताइए, 15 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, फिर उसमें से कुछ देशों को तो नेटो का पार्ट बना लिया। और अब यूएसए का सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? चाइना। तो आप कहेंगे चाइना ही तो है ना, केवल चाइना नहीं है। अब यूएस के पॉलिसी मेकर्स भी एक एक जो बयान है इंडिया का और चाइना का, उसको बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। आपने सुना था अभी मोदी जी कह रहे थे कि चाइना एंड इंडिया कल्चरल सिविलाइजेशनल स्टेट्स। एक्चुअली ये बात हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन भी कहते हैं अपनी बुक में, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। वो कहते हैं हाँ, दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। और जो चाइना में जो वैंग ई हैं, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी ये बात कहते हैं, मतलब यार कन्वर्जेंस है हमारे बीच में, तो डाइवर्जेंस इतनी नहीं है। तो अगर चाइना और इंडिया साथ आ जाते हैं तो ग्लोबल जीडीपी का एक बड़ा पार्ट, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज मार्केट। और जब शिफ्ट हो रही है पावर इंडो पैसिफिक की तरफ, और इंडो पैसिफिक की दो इकोनॉमीज अगर ज़्यादा करीब आ जाएं और अपने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसको होगा? यूएसए को होगा। तो यूएसए जाहिर सी बात है वो काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा इंडिया को। देखिए, कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम आपके साथ ही साथ हैं। जियोपॉलिटिक्स में समझ लीजिए कि एक शतरंज नहीं है, कई शतरंज हैं। एक शतरंज पर एक चाल, दूसरी शतरंज पर दूसरी चाल। अब क्या कर रहा है वो इंडिया के साथ? नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहां पर कुछ इनकी जो कंपनीज हैं, उनकी कुछ मेल लीक हुई और उसमें कहा गया कि हम ना उनको रिक्रूट नहीं करेंगे जो इन कंपनीज में काम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर वो अपनी वर्कफोर्स में जो अपनी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को वरीयता यानी कि प्रेफरेंस देना चाहते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वो हमारी जो कंपनीज वहां पर हैं उसको प्रेशराइज करेंगे कि आप यहीं पर जॉब्स को क्रिएट करो, हमारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करो। H1B वीजा याद है आपको? भाई, इंडिया का इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट सर्विस सेक्टर है, प्रोमिनेंट पार्ट सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अब अगर हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं दूसरे देश में, से यूएसए में, तो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को जब वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी भेजती है ऑन साइट कि भाई आप वहां पर हमारे कस्टमर को सपोर्ट कीजिएगा, कुछ इश्यूज आएंगे तो बताइएगा। और अल्टीमेटली उसके वजह से हमारे पास पैसा आता है इन कंपनियों के पास, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन टफ हो जाएंगी तो क्या वो भेज पाएंगी? नहीं भेज पाएंगी, या कम भेज पाएंगी। तो अल्टीमेटली फिर मजबूरी हो जाएगी इन कंपनीज को भी, अगर वहां अपने बिजनेस को रखना है, कि वो वहीं से हायर करे। तो अल्टीमेटली जो इंडिया का एज है, उस एज पर इंपैक्ट हो सकता है। नहीं तो हमें भी रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा अपने आप को। एक समय पर इंडिया को कहा जाता था कि यार इंडियंस दे आर मॉडल माइनॉरिटी। मॉडल माइनॉरिटी क्यों? क्योंकि भाई एशिया में इंडियंस जो है वहां पर वो मेजर कंपनीज के को हेड कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो पेप्सिको हो इससे पहले, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, कितनी सारी और कंपनीज, मतलब सिलिकॉन वैली में मशहूर हैं इंडियंस। बट द पॉइंट इज, ये जो मागा है, तो मागा में कुछ एथनो नेशनलिस्ट एलिमेंट भी हैं। वो नेशनलिज्म का मतलब केवल उसकी बात नहीं करते कि सिटीजन्स, अब सिटीजन्स तो कहीं ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के भी हैं वहां पर, लेकिन क्या इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स या फिर जो H1B वीजा पर काफी साल से वहां पर काम कर रहे हैं, क्या वो लोग को इक्वल फुटिंग पर मागा ड्रीम के अंदर अपने आप को देखने का आपको लग रहा है मौका मिलेगा?
तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मतलब डिस्पाइट द फैक्ट यू आर सेइंग कि ये तो गुड इमिग्रेंट हैं, लेकिन कितने सारे जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि वो जो हायरार्की है ना, रेसिस्ट हायरार्की, वो कहीं ना कहीं शो अप हो जाती है, राइट। और इसी वजह से इंडिया को स्ट्रांग बनाना और ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तब अब ये जो विंडो हमारे पास है 2045 तक की, ये कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक रास्ता है। अब इंडियंस वहाँ पर स्ट्रांग कैसे हुए? तो जब इन्होंने अपने आप को लिबरलाइज किया इमिग्रेशन पॉलिसी में, फिर उसके बाद ये इनका एलिमेंट, जो इनका एक्सपेरिमेंट था ना, इसको कहा जाता था न्यू लिबरल एक्सपेरिमेंट, कि आप जो बैरियर्स हैं उनको कम कर दीजिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लोग का आना जाना आसान कर दीजिए, कैपिटल का आना जाना आसान कर दीजिए, मतलब इन्वेस्टमेंट आसान कर दीजिए, और फिर बूम कर जाएगा वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते थे। तो उसी समय पर जो इंडिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, मतलब मेडिकल फील्ड, कितने सारे लोग थे, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो भी यूएस पहुंच गए और उन्होंने वहाँ की कंट्री में कंट्रीब्यूट किया मेरिटोक्रेसी के बेसिस पर। तो इसी वजह से वो अमेरिकन ड्रीम जो है वो इंडियंस के अंदर और फोकस में आने लगा कि भाई यहाँ तो मेरिटोक्रेसी है, मेरिट के बेसिस पे आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि आप अगर टैलेंट है तो टैलेंट से आप सफल जीवन जीने जरूरी नहीं है, टैलेंट को अवसर की भी जरूरत होती है। तो यूएस की अर्थव्यवस्था वो अवसर आपको प्रदान कर रही थी, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि उनको भी तो बेनिफिट हो रहा था ना। अब जैसे .com बूम हुआ, यानी कि आईटी सेक्टर का बूम हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड कंपनीज का बूम हुआ, तो उनको भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत थी। तो वहाँ से इंडिया की जो वर्कफोर्स है, उनकी जो स्किल्स है वो वहाँ पर काम आई। इस समय को कहा जाता है गोल्ड रश। तो इस गोल्ड रश में इंडियंस ने भी अपना पैसा भी बनाया। फिर आया फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस समय पर फिर यूएस पे सवाल उठने लगा, अरे हम तो आपको फॉलो कर रहे थे और आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ गए, आपसे कनेक्टेड इकोनॉमीज पे भी नुकसान हुआ। तो उस समय पर कहा गया शायद जो है अब यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन नहीं, हेजेमनी डिक्लाइन केवल तब नहीं होती जब आपकी इकोनॉमी में टर्मोइल आ जाए। हेजेमनी डिक्लाइन के लिए जरूरी है कि इससे बेटर कोई अल्टरनेटिव मौजूद हो। 2008 में वैसा अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। हालांकि 2004 में मर्शाइमर कह रहे थे अल्टरनेटिव बनने लग रहा है, और वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। लेकिन उस समय पर तो चल रहा था ठीक कि अरे यूएस से चाइना सब सही है, राइट। यूएस वाज ट्रीटिंग चाइना लाइक अ ब्लू आइड बॉय, कि हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही होना स्टार्ट हुआ कि यानी कि उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा शेयर जगह जगह पर, चाहे यूरोप की मार्केट की बात करें, चाहे लैटिन अमेरिका की बात करें उनके ही पड़ोस में, चाहे आप अफ्रीका की बात करें, वो चाइना ने कैप्चर करना स्टार्ट किया। फिर क्या था, फिर तो यूएस को लगा रहे हमारी जॉब जा रही हैं, क्योंकि जब आप अपना सामान यूरोप में नहीं बेच पा रहे उतना ज़्यादा, अफ्रीका में नहीं बेच पा रहे, लैटिन अमेरिका में नहीं बेच पा रहे, तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में जॉब डाउन होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। और जैसी जॉब डाउन होंगी तो वो किसकी तरफ देखेंगे? इमिग्रेंट्स की तरफ देखेंगे। अरे ये तो यार तुम लोग यहाँ पर आ गए, हमारी नौकरियाँ ले ली, नहीं तो हमारा तो सब कुछ अच्छा था। अरे भाई केवल इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं हुआ, वो इस वजह से भी हुआ है क्योंकि तुम्हारा मार्केट स्पेस दूसरे देशों में किसी और ने कैप्चर कर लिया है। खैर, अब ट्रम्प तो कह रहे हैं देखो हम सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, लेकिन जो इमिग्रेशन है उस पर भी हमें कठोर कदम उठाने होंगे। हालांकि इनके सपोर्ट बेस जो है उसमें हर एक का यही मानना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, अब इन लोगों का मानना है कि भाई इमिग्रेशन के बेसिस पर बना है यूएसए, तो यानी कि ये इमिग्रेशन पॉलिसी पर उतना ज़्यादा खिलाफ नहीं बोलेंगे जैसे ट्रंप बोलेंगे, वो बैलेंस रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जो मागा ड्रीम है इसमें सबके सब एक अलाइनमेंट में है नहीं। अब जो इन्होंने जापान के साथ किया या यूएसआर के साथ किया, क्या वो नेक्स्ट स्टेप चाइना के साथ हो सकता है? क्या वो नेक्स्ट स्टेप इंडिया के साथ हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, इंडिया तो सर उनको ज़रूरी है ना। सही कहा आपने, ज़रूरी है। कब तक ज़रूरी है ये मैटर करता है, क्योंकि एक टाइम ओबामा के समय ये भी था जब वो G2 की बात करते थे, और G2 पता है क्या था? ग्रुप ऑफ 2। और ग्रुप ऑफ 2 पता है क्या था? यूएस एंड चाइना। तो यानी कि यहां पर इस जियोपॉलिटिक्स में अगर अलाइनमेंट चेंज हुई तो हमें अपने लिए सोचना होगा। और अपने लिए सोचने के लिए पता है बेस्ट समय क्या है? जब दिन खराब चल रहे हो तब नहीं, जब दिन ठीक ठाक चल रहे हो तब है, राइट। तो जैसे यूएस का एज देखिए क्या है, यूएस का एज है इनकी टॉप कंपनीज, बिग टेक कंपनीज। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं इनकी कंपनीज के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। आपको याद है कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट की ब्लू स्क्रीन हो गई थी, वो आप में से कई लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको याद होगा, कमेंट में बताइए अगर आपको याद हो। तो उस दिन वर्क फ्रॉम होम वाले तो मज़े आ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ था। तो ऐसे में हमारी डिपेंडेंस शो हो गई थी। इसके अलावा आप एनर्जी सेक्टर देखिए, वी आर एनर्जी डिपेंडेंट। तो एनर्जी सेक्टर को अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएस से, तो सीधा सीधा वो इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ इनके कन्वर्जेंस देखे जा रहे हैं।
तो अगर इनका कन्वर्जेंस व्लादिमीर पुतिन के साथ ज़्यादा देखा जा रहा है, और तो अल्टीमेटली इंडिया को भी अपने कार्ड्स को ठीक से रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली भाई रशिया हमारे साथ पार्टनर है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमें रशिया के साथ क्लोज रहना है इन ऑर्डर टू बैलेंस यूएसए। समटाइम्स कई बार यूएसए को बैलेंस करने के लिए रशिया के साथ क्लोजनेस रखनी पड़ती है, लेकिन अगर यूएसए और रशिया क्लोज आ गए तो नेगोशिएशन में वो वाला जो एंगल है यूएसए के साथ हमारा, वो डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है, शायद इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया सिग्नल कर रहा है क्लोजनेस टुवर्ड्स चाइना। तो मुझे लग रहा है अब आपको पता लग रहा होगा कि वो जो मोदी जी का बयान रिसेंटली आया था जिसमें ड्रैगन की बात हो रही थी, वो क्यों था। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि ये इंडिया के लिए एलिफेंट और इनके लिए चाइना के लिए ड्रैगन, यूएसए के लिए ईगल, ये सारे वर्ड्स डिप्लोमेसी में यूज क्यों किए जाते हैं? कहां से आते हैं सिंबल्स? और क्या ये सिंबल्स फिक्स रहते हैं या इनके मतलब बदलते जाते हैं? और इंडिया के लिए एलिफेंट क्यों, टाइगर क्यों नहीं? तो आपको क्या पता है इसके बारे में, क्या आप सोचते हैं, बताइएगा कमेंट में। आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो लाऊं तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। और अभी जो रिसेंट विजिट हुई थी मोदी जी की, तो आपको क्या लगता है वहां पर वो इक्वल फुटिंग पर दिख रहे थे? मतलब ट्रंप वहां पर क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि यूएसए इज गोइंग टू टेक बिग एक्शंस टू सेफगार्ड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हालांकि इंडिया के साथ यूएसए फिर भी बैलेंस था। इमैनुअल मैक्रोन के साथ तो ये समझ लीजिए कि ऑन कैमरा कन्फ्रंटेशन होते होते बच गया। उसके बाद जो ज़ेलेंस्की गए तो ऑन कैमरा कन्फ्रंटेशन हुआ। तो वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने दिखा दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ, अगर आप 30% लगाएंगे टैरिफ तो हम भी 30% लगाएंगे टैरिफ। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमने क्या कहा, अरे अब 2025 में हम 2030 तक $500 बिलियन करने वाले हैं ट्रेड। तो दिस वाज इंडियाज ऑफर टू यूएसए। अभी $192 बिलियन है ना, इसको $500 बिलियन कर देंगे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ज़्यादा ट्रेड चाहिए ना, ज़्यादा ट्रेड ऐसे होगा, टैरिफ खेलोगे इंडिया के साथ, ये $500 बिलियन वाला तो डाउन होगा, तुम्हारा $192 बिलियन भी डाउन होगा। ये तो सपना होगा ही नहीं, ये भी डाउन होगा, क्योंकि इंडिया फिर अलग इंटरनल सर्कुलेशन पर और ज़्यादा मजबूत होगा, डाइवर्जेंस और ज़्यादा करेगा, डाइवर्सिफिकेशन करेगा, तुम्हें भी नुकसान होगा। तो खैर इस वाली डील में भी यूएसए को हमने इंडिकेट करने की कोशिश करी कि भाई आपसे हम और ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, राइट। तो इट्स लाइक कि ट्रंप वहां पर भी अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे। हमें पता है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है ट्रांस अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ। तो यूएसए भी यूरोप पर पैसा कम खर्च करना चाहता है और इंडो पैसिफिक पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है। अगर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तभी तो पैसा बनेगा। और पता है देशों का जो पैसा है वो केवल बिजनेस में खर्च करने से नहीं बनता। नेशंस का जो वेल्थ है वो डिप्लोमेसी में खर्च करने से ही बनता है, मिलिट्री बेसिस में सिक्योरिटी देने से भी बनता है, क्योंकि उससे रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, रिलेशन से फेवरेबल डील्स होने लगते हैं, फेवरेबल डील से पैसा बनता है। तो यानी कि ये चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यूएसए का पैसा अगर इंडो पैसिफिक की तरफ जाना है तो इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े देशों में से एक जो उसको एक स्ट्रांग पिलर की तरह मतलब उसके लिए काम कर सकता है, वो इंडिया है। तो इंडिया के लिए मतलब यूएसए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो यानी कि ट्रंप जो है चाइना के साथ जो करेंगे, यूरोप के साथ जो करेंगे, इंडिया के साथ कम करेंगे, ऐसे चांसेस हैं, लेकिन करेंगे तो सही। तो इसी वजह से हमें इंडिकेशन देना पड़ता है कि चाइना के साथ भी कन्वर्जेंस हमारा हो सकता है, क्लोज हो सकता है, और अगर हम क्लोज हुए तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये हमें नेगोशिएशन में इस पर फोकस करना होता है। अगर यूरोप पर उनका फोकस कम है तो हमें ये भी देखना होगा कि जो मिलिट्री कन्वर्जेंस है, मतलब मिलिट्री हम अलायंस का पार्ट तो नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी जो मिलिट्री अलायंसेज हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कहाँ काम आ सकती है। मतलब चाहे वो ऑकस इनिशिएटिव हो या फिर वो फिलीपींस के साथ क्लोजनेस दिखा रहे हों, तो वहाँ पर हम अपने लिए एक स्पेस ढूंढें। उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेवरिंग बाय इंडिया इन साउथ चाइना सी। तो उस पर भी इंडिया ध्यान देगा, राइट। आसियान मतलब अगर आप एशियन सेंचुरी की बात करें 21st सेंचुरी में, तो भाई आसियान की सेंट्रलिटी इसकी, लेकिन आसियान खुद ही अपने सभी देशों में मतलब अपनी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं शो कर पा रहा। एग्जाम्पल म्यांमार का क्राइसिस देखिए, तो क्या आसियान उसको रिजॉल्व कर पाया, स्टेबिलिटी ला पाया? नहीं। आप कहेंगे क्या ही फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। रीजन, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें कि हम इंडिया से म्यांमार फिर लाओस वियतनाम तक कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी हैम्पर होगी कि नहीं होगी अगर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी रहेगी? तो यानी कि अगर एशियन सेंचुरी बनानी और आप चाहते हैं इंडिया आपके साथ फर्दर कनेक्ट हो, मतलब यह हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ चाइना सी तक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए,
जिससे कि प्रॉब्लम चाइना के लिए भी हो जाए और हमारा ट्रेड वहाँ पर बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें आसियान के साथ और ज़्यादा बेटर कन्वर्जेंस करनी होगी, बेटर रिलेशन बनाने होंगे, प्लस म्यांमार पर भी कोई सोल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि जैसे हम अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, चाइना भी अपने लिए कोशिश कर रहा है, वो भी म्यांमार की आर्मी को भी फोकस में रखता है, प्लस म्यांमार के मिलिटेंट ग्रुप्स को भी हथियार सप्लाई करता है। वो भी कोशिश कर रहा है कि क्यूप्युक्स कुनमिंग को कनेक्ट करके रखे, और अगर उनकी आर्मी और कुछ इंस्टेबिलिटी चाइना के फेवर में है तो उसको बना कर रखे। तो यूएसए को एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अपने अपने बारे में सोचने में कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दे दुनिया में, जिसका अगले 10-15 सालों में जो हमें एडवांटेज मिल सकता था अगर स्टेबिलिटी रहती, वो हमारे लिए लूज हो जाए। कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे हैं विच आर एक्चुअली गोइंग टू ब्रिंग सम परमानेंट चेंजेस, मतलब कि पहले जैसी चीज़ें चलती थी उन रूल्स में आगे जाकर ऐसे बदलाव आएंगे जो इंस्टीट्यूशन पे बदलाव डालेंगे, रिलेशन के डायनेमिक्स से बदलाव डालेंगे। तो हमें रशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो केवल वेपनरी पर नहीं सोचनी होगी, यानी कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से हमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिलेशनशिप, जियोपॉलिटिक्स में वो नदन सी आर्कटिक वाला जो एरिया है उस पर रिलेशनशिप, यहाँ पर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कि इंडिया इस समय कर भी रहा है, फार ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है ना, कि ठीक है भाई, आप अपनी सुप्रीमेसी को बचाने में लगे हुए हो, तो हम भी अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो रशिया इज वन पिलर, चाइना के साथ कन्वर्जेंस इज वन पिलर, आसियान के साथ स्ट्रांग होना इज अनदर पिलर, और इंडो पैसिफिक में खुद अलायंस का पार्ट ना बनकर